दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। बैठक में आगामी चुनाव पर किया गया मंथन, विकास के मुद्दों पर भी की गई बातचीत। सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस का सराहनीय कार्य। उत्तराखंड पुलिस ने मानवता का मिसाल पेश करते हुए लापता बुजुर्ग महिला को मुंबई से सकुशल वापस लाया। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब चारों तरफ हो रही है सराहना। डीएम सोनिका ने अपने कार्यालय पर लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में लोगों ने रखी बिजली पानी से संबंधित समस्याएं। कई समस्याओं का मौके पर किया गया समाधान। पेपर लीक मामले ने पकड़ा तूल। हरिद्वार पुलिस ने मामले में पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पूर्व में पेपर लीक मामले में हो चुकी है 7 गिरफ्तारियां। पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी। 25,000 का इनामी चोर किया गया गिरफ्तार। आरोपी ने चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। मामले में आरोपी से पूछताछ जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। नई दिल्ली में बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। कार्यकारिणी बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और अबुधाबी की बीजेपी की तरफ से आयोजित बैठक में कई गणमान्य नेता शामिल हुए और साथ में अबुधाबी की इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत की गई और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव पर भी मंथन किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कई गणमान्य लोगों से मुलाकात की और बातचीत भी की। अबुधाबी की 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शरीक हो रहे हैं। तो इसमें मौजूद हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही गुजरात। अन्य तमाम राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे। तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन आगामी चुनाव को लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। आगामी चुनाव 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस बीच यहाँ पर क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी बीजेपी की, कौन कौन से ऐसे वो क्षेत्र हैं जहाँ पर बीजेपी कमज़ोर है, जहाँ पर पकड़ मजबूत नहीं है, उस जगह पर मजबूती मिले वहाँ पर ऐसी क्या रणनीति बनाई जाए, क्या कुछ मजबूत किया जाए ताकि वहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा हो। और तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है और जिन जगहों पर बीजेपी कमज़ोर है वहाँ पर तमाम नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से बीजेपी के द्वारा, पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्य करना है, जनता के बीच किस तरह से पहुँचना है और साथ ही जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की और साथ ही साथ राज्य सरकारों की जो सराहनीय योजनाएँ चल रही हैं केंद्र की, उन योजनाओं का लाभ किस तरह से आम जनता को मिल रहा है, वो आसानी से योजनाओं का लाभ किस तरह से मिल सकता है, तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को बताना। किस तरह से कोविड काल में केंद्र की ओर से, सरकार की ओर से जो मदद की गई है और किस तरह से कोविड पर नियंत्रण लगाया गया और इसी के साथ और क्या कुछ किसानों के लिए जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं, ये तमाम जनता तक योजनाओं की बात कहना, बताना कि जो योजनाएं चल रही हैं उनका फ़ायदा किस तरह से लोगों को मिल सकता है, इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई है। और इसी के साथ इस बैठक में तमाम राज्यों के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं उनको भी जिम्मेदारियां कई जगहों की सौंपी जा रही है ताकि आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी मजबूत हो सके। और इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2024 तक के लिए, और इस बीच यहाँ पर अमित शाह जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी के साथ उन्होंने तमाम जानकारी भी दी है। लोगों ने ज़ोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि बातचीत हुई है। पीएम मोदी का संबोधन भी आज होगा। समापन का दिन है आज, दूसरा दिन और अंतिम दिन। इस बीच यहाँ पर पीएम मोदी का भाषण होगा, संबोधित जब करेंगे तो इस बीच यहाँ पर सबकी नज़रें यहाँ पर टिकी हुई हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो यहाँ पर होने वाली हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज
जो कि हो रही है। और इस बीच यहाँ पर कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी जो कि संबोधित करेंगे इस बैठक को। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करने के लिए जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संगठन को और मजबूत करने का खासा जोर देते हुए कहा कि 2023 और 2024 में एक भी चुनाव नहीं हारना है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पास हो रहा है। आज पीएम मोदी बैठक को संबोधित भी करेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद जो कि संबोधन शुरू होगा पीएम मोदी का। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2023 और 2024 में एक भी चुनाव नहीं हारना है और जेपी नड्डा की सेवा विस्तार पर भी मुहर लग चुकी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में उत्तराखंड पुलिस मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुपालन में जीतोड़ मेहनत करके काम कर रही है और साथ ही पुलिस प्रशासन मानवता की मिसाल पेश कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक पेज से भिकियासैड अल्मोड़ा निवासी एक माता जी जिनका नाम हेमा देवी, जो काफी लंबे समय से विक्षिप्त अवस्था में मुंबई से वीडियो वायरल कर माता जी की सहायता की अपील की थी, जिसके बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर प्रदीप कुमार राय एसएसपी अल्मोड़ा को निर्देशित किया कि शीघ्र बुजुर्ग अम्मा जी को मुंबई से अल्मोड़ा लाया जाए। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एसएसपी अल्मोड़ा ने तत्काल कार्रवाई कर पीआरओ एएनटीएफ प्रभारी सौरभ कुमार भारती को वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की जानकारी प्राप्त कर उनसे संपर्क करने और माताजी हेमा देवी के परिजनों के बारे में जानकारी करने के लिए निर्देशित किया। आपको बता दें कि एएनटीएफ प्रभारी सौरभ कुमार भारती ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी देकर उनसे संपर्क किया, जिसके बाद वृद्ध महिला के बारे में जानकारी लेकर बुजुर्ग महिला को उत्तराखंड सकुशल लाया गया। वहीं पुलिस के इस अथक प्रयास और मानवता का चारों तरफ सराहना की जा रही है और साथ ही बुजुर्ग महिला का स्वास्थ्य परीक्षण कर हर संभव मदद की जा रही है। उत्तराखंड में जिलाधिकारी सोनिका ने अपने कार्यालय पर जनता दरबार लगाया। जनता दरबार के दौरान जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि प्रत्येक सप्ताह उनके तरफ से जनता दरबार लगाया जाता है और इस जनता दरबार के दौरान सभी लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही समाधान किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज भी हमारे पास लगभग 86 शिकायतें आई हैं। पानी से रिलेटेड और लैंड से रिलेटेड शिकायतें आई हैं। कुछ शिकायतें ऐसी हैं कि जिनका मौके पर ही निराकरण किया गया है। बाकी शिकायतों का अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो जल्द ही उसका समाधान करें। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही सभी पुलिस प्रशासन और अधिकारियों को निर्देश वो दे चुके हैं कि हर क्षेत्र में अधिकारियों की तरफ से जनता दरबार लगाया जाए और जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। तो जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना है। कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें जो एप्लीकेंट है वो संतुष्ट नहीं होता। हम क्योंकि जांच तो कर ही देते हैं और समय से जांच भी हो जाती है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं कि तब कोई सीनियर लेवल का अधिकारी वहाँ चले जाए और उनसे, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें जो टेक्निकली वो नहीं हो सकते हैं, लेकिन एप्लीकेंट को लगता है कि नहीं वो जांच सही नहीं है करके। तो ऐसे कुछ केसेस आते हैं, लेकिन वो जेन्युइन है, उनकी भी अपनी इश्यूज़ हैं, तो वो हम कोशिश करते हैं कि एमिकेबली रिजॉल्व करें। चलिए बढ़ते आगे, जहां पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी पेपर लीक मामले पर एसआईटी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और आपको बता दें कि एसआईटी ने इस मामले में एक आरोपी को थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले को छुटमलपुर बस अड्डा सहारनपुर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने 31 नकलचियों के बारे में एसआईटी को बताया, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं इससे पहले एसटीएफ ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में एसआईटी पर्यवेक्षक और एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह का कहना है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी पेपर लीक मामले में कनखल थाने में मुकदमा दर्ज है। एसआईटी की टीम को जल्द से जल्द साक्ष्य इकट्ठे करने हैं और आरोपी चाहे आयोग के अंदर हों या बाहर, उन्हें गिरफ्तार करना है, जिससे आगामी परीक्षाओं पर कोई दिक्कत ना आए। इस मामले में एसटीएफ ने पहले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं हरिद्वार एसआईटी ने इस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया।
फिलहाल मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। लोक सेवा आयोग जो है वर्तमान में जहाँ कनकल थाने में मुकदमा दर्ज है, वो हरिद्वार में स्थित है। और साथ ही साथ पूर्व में भर्तियों में जो हमने कार्रवाई करी थी उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और किस हद तक हमें यहाँ पर साक्ष्यों को जल्दी जल्दी संकलित करना है और उसमें कोई भी दोषी हो उसको गिरफ्तार भी करना है। साथ ही साथ कहीं भी हो, चाहे आयोग के अंदर कोई लैप्सेस हो, चाहे बाहर कोई ऐसे व्यक्ति हो, उसकी भी पहचान करके जिससे कि आगे हमारी जो परीक्षाएं हैं उसमें कहीं से भी कहीं कोई आँच ना पाए। इसी क्रम में जो 7 लोग एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए थे, हरिद्वार एसआईटी ने विवेचना ग्रहण कर ली थी। विवेचना के बाद जो है इसमें सोनू कुमार जो जनकपुरी थाना सहारनपुर का निवासी है, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है एसआईटी द्वारा। और इससे जो है अभी तक हमने जो 31 जो है अभ्यर्थियों की एक लिस्ट हमने प्राप्त कर ली है, जो वहां पर उसके द्वारा जो अभ्यर्थी गए थे वहां पर परीक्षा से एक दिन पहले, उनके नाम पते हमें मिल चुके हैं। सारी जानकारी मिल गई, जो आयोग से हम अभी आगे चल के उससे और क्लियर करेंगे कि वो लोग कब परीक्षा में बैठे थे या क्या उनका क्रेडेंशियल्स पूरे हैं। साथ ही साथ जो परीक्षार्थी वहां पर गए थे, रात्रि में वहां पहुंचे थे, जो रिजॉर्ट था बिहारीगढ़ में, वहां की डीवीआर फुटेज और सभी चीज हमने हासिल कर ली, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। इससे विवेचना में आगे हमें ये मदद मिलेगी कि अन्य कोई जो अभी 7 लोग गिरफ्तार हुए थे पहले, उनके अलावा भी कोई षड्यंत्रकारी तो नहीं था जो बच गया हो। तो उससे उन सारे साक्ष्यों का अवलोकन हमारी टीम जो है एसआईटी टीम लगातार कर रही है। और इन 7 अभियुक्तों को जो पूर्व में गिरफ्तार किए गए थे, आज उस पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और आबू दादी की पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी चोर को उत्तर प्रदेश के रामपुर से गिरफ्तार किया। दरअसल कुछ महीने पहले ग्राम 2 पहरिया में कुछ अज्ञात चोर कई जानवरों को चुरा कर लेकर गए थे। इस मामले में पुलभट्टा पुलिस ने एक आरोपी को हापुड़ से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया था। पुलिस की दबिश के कारण आरोपी बहुत दिन तक छिपता रहा। इस बीच ऊधम सिंह नगर पुलिस ने आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। इस कड़ी में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर रामपुर रेलवे स्टेशन के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया और आबू दादी के आरोपी पहले भी कई चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया, आरोपी को जेल भेज दिया। इस मामले में आरोपी से पूछताछ लगातार हो रही है, तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि 25,000 रुपए का ये इनामी चोर जिसे गिरफ्तार किया गया, पहले भी कई वारदातों तो अंजाम दे चुका है, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस इसकी छानबीन कर रही थी, तलाशी लगातार कर रही थी। लेकिन इस बीच यहाँ पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया इस पर, और जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, इसको गिरफ्तार कर लिया। और बताया जा रहा है कि इसके पास से कुछ यहाँ पर नकदी और कुछ अन्य सामान भी बरामद किया गया है। ये पुलिस मुख्यालय और रेंज स्तर से दिए गए निर्देशों के क्रम में लगातार वांछित और इनामी अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में सीओ किच्छा और एसओ पुलभट्टा के नेतृत्व में एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 25,000 का एक इनामी अभियुक्त जिसका नाम मंसूर है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। इस अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में ही आधा दर्जन से अधिक मुकदमे, जिसमें चोरी और आर्म्स एक्ट आदि गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। और ये बहुत ही शातिर अपराधी है, लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और अपने फ़ोन नंबर चेंज कर रहा था। और जब इसकी कुड़की की कार्रवाई की गई तो इसने बिहार में भाग के शरण ली। हमारी टीम लगातार इसको चेस कर रही थी और इस चेस के दौरान ही हमने इसको रामपुर क्षेत्र से अरेस्ट किया है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित है और इसकी अरेस्टिंग से डेफिनेटली क्षेत्र में अपराध में कमी आएगी। और इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह से था कि फेरी के नाम पे, दरी बेचने और कंबल बेचने के नाम पे क्षेत्र में ये लोग रेकी करते थे और जहां इन्हें मौका मिलता था जानवर, घर का सामान, वाहन, ये हर एक प्रकार की चोरी ये लोग करते थे। और इनके गिरफ्तारी से निश्चित रूप से चोरी की घटनाओं में क्षेत्र में जोशीमठ भू धसाव के कारण एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। जोशीमठ में जमीन धीरे धीरे नीचे धंसती जा रही है। मकान, सड़क और खेतों में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। अब तक जोशीमठ से सैकड़ों परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया जा चुका है। क्या हुआ अब तक जोशीमठ में, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। भू धसाव के चलते तमाम घरों और होटलों में दरारें पड़ गई हैं। प्रशासन ने असुरक्षित जोन घोषित किए और ऐसे में जो घर और इमारतें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, उन्हें जल्द ही जमींदोज करने की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच जोशीमठ में 2 और होटलों के एक दूसरे की तरफ झुकने की खबर है।
जानकारी के मुताबिक असुरक्षित घोषित किए गए 2 होटलों मलारे इन और साथ ही माउंटेन व्यू को ध्वस्त करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही थी कि इस बीच साइट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर 2 और होटल स्नोक्रेस्ट और साथ ही कॉमेट खतरनाक तरीके से एक दूसरे की ओर झुके हैं और एहतियात के तौर पर खाली करा दिए गए हैं। यानी कि ये होटल कभी भी एक दूसरे से टकरा सकते हैं। वहीं स्नोक्रेस्ट के मालिक की बेटी का कहना है कि दोनों होटलों के बीच का अंतर पहले लगभग 4 फीट था, लेकिन अब ये कुछ इंच तक सीमित हो गया और उनकी छतें लगभग एक दूसरे को छू रही हैं, जिसके बाद प्रशासन की चिंता और बढ़ गई। सिंघधर वार्ड के एक होटल मालिक ने बताया कि शनिवार रात इलाके में दरारें और बढ़ गईं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से कहा गया, जिन घरों में दरारें आई हैं उनकी संख्या अब बढ़कर 826 हो गई है, जिनमें से 165 डेंजर जोन में हैं। वहीं अब तक 233 परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों में स्थानांतरित किया गया। दूसरी तरफ जोशीमठ औली रोपवे के पास काफी बड़ी दरारें भी दिखाई दी, जिसका संचालन 1 सप्ताह पहले निलंबित कर दिया गया था, जब भूमि धंसाव बढ़ गया था। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार रविवार को 17 और प्रभावित परिवारों को जोशीमठ के अस्थायी राहत केंद्रों में पहुंचाया गया। अस्थायी राहत केंद्रों में स्थानांतरित परिवारों की कुल संख्या अब 233 हो चुकी है। वहीं अब तक अंतरिम सहायता के रूप में प्रभावित परिवारों के बीच 249.27 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है, जिनको राशन किट, कंबल, भोजन, दैनिक उपयोग की किट, हीटर और ब्लोअर भी उपलब्ध कराए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले पर शंकराचार्य अवीर मुक्तेश्वरन की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता से कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में अपनी बातें रखें। सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट मामले को सुन रहा है। फिलहाल जोशीमठ में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और सरकार जोशीमठ को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और चलिए बढ़ते आगे। बागेश्वर में आयोजित किए गए उत्तरायणी मेले को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन बागेश्वर ने मेले को ऐतिहासिक बनाने के लिए एक नई पहल की। बता दें कि बाबा बागनाथ मंदिर में हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूलों की वर्षा की गई है। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा देखकर सभी श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। बता दें कि उत्तराखंड का उत्तरायणी मेला 2023 को भव्य बनाने के लिए बागेश्वर में मुख्य आकर्षण का केंद्र हेलीकॉप्टर बना हुआ है। इस साल यहाँ पर जिस तरह से मेले का आयोजन किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से बागेश्वर भ्रमण के लिए मेलार्थियों के लिए किराए पर उपलब्ध कराया गया। बता दें कि उत्तरायणी मेले में दूर दूर से पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। इस मेले में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। तो बागनाथ मंदिर में फूलों की बारिश किस तरह से हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जा रही है, उसकी तस्वीर आप देखिए। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इसमें सम्मिलित होते हैं। और चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। ये बैठक आयोजित हो रही है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और इस बीच यहाँ पर तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हो रही है। और इस बीच यहाँ पर पीएम मोदी का संबोधन भी होगा और इस बीच यहाँ पर ये जानकारी सामने आ रही कि जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, इस पर मुहर भी लग गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सौरभ, यहाँ पर इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जेपी नड्डा जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, क्या इस पर फाइनल मुहर लग चुकी है? जी देखिए, जो देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं अमित शाह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा की कि 2024 तक, जून तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। जो देश के रक्षा मंत्री हैं, देश के पूर्व अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और कार्य समिति में मौजूद सभी सदस्यों ने मुहर लगा दी। यानी जून 2024 तक
उनके नेतृत्व में यानी लोकसभा का चुनाव, 9 राज्यों का विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सभी उनके नेतृत्व में होंगे। और जिस तरह से अमित शाह ने भी कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से पार्टी की सेवा किया और जिस तरह से बंगाल में हम 3 से 77 सीटें पर हम आए, हरियाणा में हम जीते, महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनी, तो इसमें जेपी नड्डा का अहम योगदान है। उनका जो संगठनात्मक कार्य करने का तरीका है, तो उसको देखते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया। और 2019 से अब बड़ा जो चुनाव है 2024 में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जीतेगी। जी चलिए सौरभ, बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। तो इस बीच यहाँ पर जेपी नड्डा का कार्यकाल जो कि बढ़ा दिया गया है 2024 तक, यहाँ पर जी यानी कि मतलब कि जेपी नड्डा अध्यक्ष बने रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के। और इस बीच आगामी जो चुनाव हैं इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड के पौड़ी में गढ़वाल सांसद पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। यहां कांग्रेस ने सरकार पर पौड़ी की अपेक्षा का आरोप लगाया। दरअसल कुछ दिन पहले विकास कार्यों की बैठक लेने पौड़ी पहुंचे गढ़वाल संसद से जब पौड़ी के विकास और यहां की समस्याओं पर सवाल किया गया तो सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पौड़ी की कोई भी समस्या नहीं है। अगर समस्या होती तो जनप्रतिनिधि उनके समक्ष रखते और समस्याओं का निस्तारण किया जाता। वहीं सांसद तीरथ सिंह रावत के बयानों के बाद विपक्षी पार्टी ने निशाना साधा, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों को तीरथ सिंह रावत ने जवाब दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां पर ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे और जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जोशीमठ को बचाने के लिए आध्यात्मिक तरीका भी अपनाया जा रहा है। आगामी 100 दिनों तक जोशीमठ में धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जोशीमठ आपदा में जिन प्रभावितों को शिफ्ट किया गया उन्हें उसी प्रभावित क्षेत्रों में ही शेल्टर होम में रखा गया। वहीं जोशीमठ के अलावा अन्य क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं के कारण यहां पर पड़ रही दरारों पर भी शंकराचार्य ने कहा कि अनियोजित विकास के कारण इस तरह के हालात उत्तराखंड में पैदा हो गए हैं। जरूरत है कि विकास परियोजनाओं का आकलन किया जाए, उसके बाद उन्हें पहाड़ों में शुरू किया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद की जा रही है। अभी ये मान लेना कि जोशीमठ छोड़ करके नया जोशीमठ ही बसाना पड़ेगा, जल्दबाजी है हमारे अनुसार। थोड़ा सा रुकना चाहिए। जो लोग जाना चाहते हैं उनके बारे में एक नीति बना देनी चाहिए, लेकिन जो लोग रुकना चाहते हैं उनके रक्षण के लिए उपाय करने चाहिए। और हमको ये भरोसा है कि जोशीमठ की रक्षा होगी और दूसरे जोशीमठ बसाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जोशीमठ जो है केंद्र बिंदु। देखिए, बड़ी समस्या तो है क्योंकि जोशीमठ ही प्रवेश द्वार है भगवान बद्रीनाथ जी के यहाँ जाने का। वहीं से गतिविधियाँ भी संचालित होती हैं, लोग भी आते हैं तो वहाँ जाते हैं। कठिनाई तो होगी, लेकिन देखिए हमारा इतिहास यही बताता है कि बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती रही हैं और उन कठिनाइयों के बीच हमने रास्ता खोजा है। तो इस कठिनाई के बीच भी हमको रास्ता तो खोजना पड़ेगा। समय पर मुहूर्त निकालना होगा, समय पे पूजा शुरू करनी होगी और जो परिस्थिति होगी उसके मद्देनजर हम लोग तदनुसार व्यवहार करते रहेंगे, लेकिन चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए। उत्तराखंड के लालकुआ रुद्रपुर हल्द्वानी मार्ग पर बेल बाबा के पास नैनीताल सड़क हादसा हो गया। बता दें कि सड़क हादसे में दुग्ध संघ के चेयरमैन मुकेश बोरा का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें स्वयं दुग्ध संघ के चेयरमैन, उनकी पत्नी सहित 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि नैनीताल दुग्ध संघ के चेयरमैन मुकेश बोरा मंगलवार को रुद्रपुर से हल्द्वानी की तरफ आ रहे थे और इस दौरान बेला बाबा के पास अचानक सड़क के सामने जानवर आने से उनका वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें स्वयं मुकेश बोरा और उनकी पत्नी सहित 6 लोग घायल हो गए। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर इलाज के लिए मुकेश बोरा और उनके परिवार को भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बता दें कि पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। दरअसल यहां श्रीनगर थाने में गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ने एक शिकायत दी, जिसमें उन्होंने अपने घर से गहने चोरी होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए चोर को गहनों के साथ एनआईटी के पास से गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में सीओ श्रीनगर श्यामदत्त नौटियाल ने बताया कि युवक गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आवासों में पेंटर का कार्य करता था। जब मजदूर को पता चला कि छुट्टियां होने की वजह से प्रोफेसर व उनका परिवार देहरादून गया हुआ है तो उसने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर और उनका परिवार घर पहुंचे तो उन्होंने वहां गहने चोरी होने की बात पता चली, जिसके बाद उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं मजदूर से पुलिस ने 4 लाख के गहने बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। कल एक मामला आया था, ये लेफ्टिनेंट कर्नल श्री गुंजन पाठक, ये इनके जो अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल है इसमें इनका सरकारी आवास से इनकी मिसेज जो है श्रीमती बबीता पाटनी है, अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है। इनके घर पे ये चोरी का एक मामला प्रकाश में आया था। इन्होंने यहाँ थाना पे रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सब इसी तरह से हमारे कुछ गहने जो है चोरी हुए हैं। तो पुलिस ने उस पर तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए जो है उससे सोने चांदी के जो जेवरात चोरी हुए थे तो अभियोग पंजीत करते ही तुरंत जो है लगभग ये 4.5 लाख के आसपास का बताया था इन्होंने। तो पुलिस टीम तुरंत ही गठित करते हुए तुरंत ही पुलिस हरकत में आई और ये एक जो है बंदा है वो पकड़ा गया है। आपका ये आरिफ पुत्र मुरसलीन है, उम्र 25 वर्ष है। ये गंदेवाड़ा देहरादून रोड छुटमलपुर सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके पकड़ा गया ये और कुछ थोड़ा बहुत ये था कि शायद इसने पहले वहाँ पर कुछ नकली वकली का भी काम किया था, वहाँ पे पेंटर का काम किया था, कारपेंटर का। तो जैसे उन्होंने कुछ हमको क्लू थोड़ा बहुत दिया था तो उसने तुरंत ही इसको ये एनआईटी के सामने से इसको पकड़ा है। पूछताछ पे जब इससे पूछताछ की गई तो इससे जो है पूरे जेवरात जो उन्होंने बताए थे वही इससे बरामद किए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।